नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। 24 की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी थी और अब तेज हो चुकी है। और एक सवाल है कि 24 की तैयारी कौन किस पर भारी। अगर आज के आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, सियासत की इस मौजूदा तस्वीर के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी सब पर भारी पड़ती नजर आ रही है। एक बहुत ही मशहूर शेर है और इस शेर को लिखने वाले हैं शहाब जाफरी। बहुत मशहूर शेर है और कई बार आपने बड़े बड़े नेताओं की जुबान से देश की संसद से लेकर अलग अलग विधानसभाओं में, सड़क पर, जनसभाओं में नेताओं की जुबान से सुना होगा। और जब भी इस तरह का सियासी माहौल होता है किसी पार्टी के अंदर या किसी लिहाज से किसी भी जगह पर, तो यह शेर लोगों को याद आ जाता है। शहाब जाफरी ने कहा कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और यह शेर जब बीजेपी की वरिष्ठ नेता, तत्कालीन विदेश मंत्री, बीजेपी की वरिष्ठ नेता और अलग अलग मौकों पर बीजेपी को मजबूत करने वाली स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने पढ़ा था संसद के अंदर, देश की संसद के अंदर, तो काफी वायरल हुआ था। और उस वक्त वायरल हुआ था जब सोशल मीडिया का भी ज्यादा प्रचलन नहीं था। लेकिन एक बार फिर से शेर को कांग्रेस के लिए या दूसरी पार्टियों के लिए, गठबंधन के लिए इस वक्त लोग कह रहे हैं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। 3 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, एक राज्य में कांग्रेस को जीत मिली है। कांग्रेस का दावा था कि वो 5 ही राज्यों में जीतने वाले हैं। अगर मिजोरम को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस ने 4 राज्यों में जीत का दावा किया था। 3 राज्यों में तो कांग्रेस को पूरा यकीन था कि हम जीतने वाले हैं। लेकिन बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाई है। और बीजेपी के नेताओं में इस वक्त इस कदर उत्साह है, बीजेपी के हर नेता की जुबान पर है कि 2024 में पीएम मोदी को हराने वाला कोई नहीं है, बीजेपी को हराने वाला कोई नहीं है। जिस इंडिया गठबंधन ने अपनी मजबूती की तमाम बातें की थी, जिस इंडिया गठबंधन ने अपनी मजबूती के तमाम दावे किए थे, वो इंडिया गठबंधन अब बिखर रहा है। उस इंडिया गठबंधन के अंदर से भी तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक बार फिर से इंडिया गठबंधन अपने आप को चर्चाओं में ला रहा है, नेताओं को फिर से बुलाया जा रहा है। और अब देश के साथ हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की तरफ से हैट्रिक का दावा किया जा रहा है और साथ में 85 पार का नारा दिया जा रहा है कि इस बार 85 पार। पिछली बार बीजेपी ने 75 पार का नारा दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने कहा है कि इस बार हम हरियाणा में 85 पार जाएंगे। हालांकि पिछली बार भी बीजेपी 75 पार तो नहीं गई थी, 40 पर सिमट गई थी, 40 सीटें उनकी आई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने कहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो 3 राज्यों का रिजल्ट आया है, पीएम मोदी के चेहरे पर एक बार फिर मोहर लगी है, उनकी लोकप्रियता को लोगों ने फिर पसंद किया है, उनकी गारंटी पर फिर लोगों ने यकीन किया है और इस बात की पूरे देश में चर्चा हो रही है। कांग्रेस अपनी हार को लेकर कह रही कि हाँ, हम समीक्षा करेंगे, हम निराश तो हैं लेकिन हताश नहीं हैं, हम हारे तो हैं लेकिन हताश नहीं, हम मेहनत करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ ये मेहनत होगी या फिर अलग से होगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन पर भी साथ साथ, जिसको बीजेपी के नेता घमंडिया गठबंधन बोल रहे हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा में भी दावे हो रहे हैं जीत के, केंद्र में तो हो ही रहे हैं। 24 में एक बार फिर से मोदी सरकार हैट्रिक बनेगी और 85 पार का नारा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने इसको लेकर क्या कहा, इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। 2024 से पहले 2023 में चुनावी राज्यों के महासंग्राम और 24 के लिए सत्ता के सेमीफाइनल के महामुकाबलों के नतीजों ने देश की सियासी लड़ाई में एक नई इबारत कुछ यूं लिखी कि अब बीजेपी 2024 के महासंग्राम में जीत की हैट्रिक लगाने का दम भर रही है। और बीजेपी का यही आत्मविश्वास और जोश विपक्ष के लिए हैट्रिक बन गया है। सेमीफाइनल की जंग में मोदी की गारंटी ने कुछ ऐसा जादू किया कि न राजस्थान में जादूगर का जादू चला और ना ही कमलनाथ के हाथ में कुछ कमाल किया। ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी ने जहां मतदाताओं का भरोसा जीता, तो वहीं विपक्ष के लिए 2024 के फाइनल का इम्तिहान और ज्यादा कड़ा कर दिया है। और इस बात की पूरी संभावना है कि इस चुनाव का असर
इन चुनाव के नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर दिखेगा और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 24 में जीत की हैट्रिक लगाने की बात कह रहे हैं। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। एक तरफ जहां 2024 में लोकसभा के चुनाव है तो साथ में इसी साल में 2024 में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव भी। और इस जीत ने हरियाणा बीजेपी में भी ऐसा जोश भर दिया है कि अब जीत की खुशी के साथ साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में इस बार अपने नारों में 10 सीटें और बढ़ा दी हैं। और अब ये नारा 75 पार का नहीं बल्कि 85 पार का है। हालांकि पिछले चुनाव में भी बीजेपी 75 पार नहीं पहुंच पाई थी, 40 पर ही सिमट गई थी। लेकिन अब 3 राज्यों की जीत के साथ नए उत्साह के साथ बीजेपी ने 85 पार का नारा दिया है। और कार्यकर्ताओं का जोश देख रहा हूँ, लोग मिलते हैं, मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ। मैं उस आशीर्वाद, जो उनका प्यार मिल रहा है, मैं उस बिहाव के ऊपर कह रहा हूँ। मैं उनके चेहरों को देखता हूँ, जब चेहरों को देखता हूँ तो जब आकर के वो बोलते हैं कि ये 85 पार, जो 1985 के अंदर 85 सीटें एक तरफा गई थी, तो ये स्थिति अब हरियाणा के अंदर पैदा हो रही है। ये 85 पार जाएंगी, हरियाणा के अंदर सीटें जीत करके तीसरी बार बड़े मैंडेट से मनोहर लाल जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाकर नया इतिहास रचने, देश को नए मुकाम पर ले जाने की बात कह रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ऐलान कर दिया कि 2024 के फाइनल में हरियाणा में भी बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाकर नया इतिहास रचा जाए। हमारा चिंता करने वाला मोदी जी की सरकार जैसी चिंता कर रही है, हरियाणा में भी हम चिंता कर रहे हैं। इसका परिणाम कल आपने देख लिया, कल परिणाम देखा ना। 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से और सरकार बना ली है, समझो। कल परिणाम आ गए हैं, किसी को अपेक्षा भी नहीं थी। हैट्रिक बनी है, अब अगली हैट्रिक मोदी जी के लगेगी, उसके बाद हैट्रिक हरियाणा में भी लगेगी। आप लोग कमर कस लो, आप लोग अपनी कमर कस लो। 3 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का 2024 में क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस हार से विपक्षी पार्टियों ने, खासकर कांग्रेस ने, कोई सबक लिया और क्या इसका असर हरियाणा में भी होगा। इन्हीं सवालों के जवाब जब खबर अभी तक ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से पूछे तो उन्होंने प्रदेश और परिस्थितियों का हवाला देते हुए ये मानने से इनकार कर दिया कि बीजेपी की ये हैट्रिक हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं डालेगी। तेलंगाना में प्रचंड जीत, 3 प्रदेशों में उस उम्मीद के, हमारी आशा के अनुसार नतीजे नहीं आ पाए, ये सही बात है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हरियाणा में इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदयमान जी की अध्यक्षता में प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। आज हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार, हर वर्ग इस सरकार से निराश है और हरियाणा में बदलाव परिवर्तन चाहता है। चुनाव के नतीजे सबके सामने और इन्हीं नतीजों से साफ नजर आता है कि 2024 की लड़ाई में बीजेपी को हराने का दम भरने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को मोदी मैजिक को फेल करने और बीजेपी को हराने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ सकते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता भी ये मानते हैं कि अगर बीजेपी को हराना है तो सबको साथ में आना जरूरी होगा। विधानसभा में वोटिंग किसी और मैंडेट से करती है और लोकसभा में संसद के लिए कुछ और मैंडेट होता है। आपने देखा था 2018 के अंदर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तीनों जगह कांग्रेस आई थी, परंतु 2019 में बीजेपी की सरकार बनी। दिल्ली के अंदर 3 बार से हमारी सरकार बन रही है, परंतु विधानसभा में हम भारी बहुमत से जीतते हैं, लोकसभा के अंदर नहीं जीतते। तो देश की जनता अलग मैंडेट रखती है, इसलिए कोई भी इस बात से भ्रमित ना हो कि ये नतीजे
कोई सेमीफाइनल 2024 के। प्रदेश अलग हो सकता है, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, लेकिन मुकाबला अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टक्कर बीजेपी, सीएम मनोहर लाल और मोदी के चेहरे से ही होनी है। और मोदी की आंधी में जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ को कांग्रेस नहीं बचा पाई, तो सवाल यह है कि आखिर हरियाणा में बीजेपी से सत्ता कैसे छीन पाएगी। वहीं सवाल विपक्षी एकता पर भी उठता है, क्योंकि 4 राज्यों के चुनाव में विपक्षी एकता का दम बिल्कुल फीका रहा। विपक्षी नेता एक दूसरे पर ही वार पलटवार कर और अपने ही बयानों से एक दूसरे पर तीखे प्रहार करते नजर आए। कुछ महीने पहले तक जो विपक्ष एक दूसरे का हाथ पकड़कर मोदी और बीजेपी के खिलाफ दीवार बनकर खड़ा होने का दावा करता था, उसी विपक्ष के नेताओं के हाथ एक दूसरे से कुछ यूं छिटके या फिर से उन्हें जोड़ना भी मुश्किल लग रहा है। न्यूज डेस्क खबर अभी तक। अब जब बीजेपी को इतनी शानदार जीत मिली है 4 राज्यों में, 3 राज्यों में बीजेपी, 1 राज्य में कांग्रेस, तो जो कांग्रेस की तेलंगाना की जीत थी, वो जाहिर सी बात है कि जब 3 राज्यों में हैट्रिक बनाई गई बीजेपी की तरफ से, और ऐसे राज्य जिनमें छत्तीसगढ़ भी था जहां कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, और कांग्रेस नेताओं में छत्तीसगढ़ को लेकर ज्यादा निराशा है कि छत्तीसगढ़ कैसे हार गए, तो फिर बीजेपी के नेताओं की तरफ से तमाम तरह के वार विपक्ष पर किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक तीखा वार किया, तंज कसा, और उन्होंने तो ये कह दिया आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी तो जेजेपी है, जमानत जब्त पार्टी। इशारों में जेजेपी पर भी उन्होंने तंज कर दिया। उनकी बात भी आप सुनिए। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा चहकती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज्यादा चहकती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा। अब पूरे देश में एक चर्चा इस वक्त चल रही है, और वो चर्चा हरियाणा में भी चल रही है कि आने वाले वक्त में 2024 में देश का माहौल क्या होगा, हरियाणा का माहौल क्या होगा। बीजेपी की तरफ से कह दिया गया है कि कुछ भी हो, जीत की हैट्रिक लगने वाली है। तो वहीं विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि देखिए, चुनावों का अलग अलग हिसाब होता है, अलग अलग माहौल होता है, 24 में कुछ अलग होने वाला है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि 24 में कौन किस पर भारी होगा। इस हार से विपक्ष ने, खासतौर से कांग्रेस ने क्या सबक लिया है, और बीजेपी की तरफ से जिस रणनीति के साथ इस चुनाव को लड़ा गया, क्या वैसी रणनीति आने वाले वक्त में बीजेपी को फायदा दे पाएंगी। खासतौर से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में, और लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या सिर्फ एक ही होगी, और वह है पीएम मोदी। उन्हीं के चेहरे पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो हमारे इस पैनल का हिस्सा हैं। उनका परिचय आपसे कराता हूं। रंजीता मेहता जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, केवल ढिंगरा जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, विवेक चौधरी जी हमारे साथ हैं जेजेपी से, रजत पंजेटा जी हमारे साथ हैं इनेलो से, और नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। केवल ढिंगरा जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है जी। ये जो जनादेश था 3 राज्यों का, जिन राज्यों में आपको बहुत ज्यादा अपनी जीत की उम्मीद थी, आपकी पार्टी के नेता ये भी कह रहे थे कि देखिए, तेलंगाना में हम जीते हैं, लेकिन तेलंगाना से ज्यादा उम्मीदें हमें जीतने की छत्तीसगढ़ में थी, मध्य प्रदेश में थी और राजस्थान में थी। एक बहुत बड़ा झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को, और इस झटके से कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल क्या समीक्षा की है और कहां कहां पर कमी नजर आई है, और जो जीत की हैट्रिक का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये भी आप लोगों पर प्रभाव डालने लगा है। देखिए नासिर भाई, ये झटका नहीं हम कह सकते, क्योंकि ये झटका जो हमारी जितने लोग अपना वो दे रहे थे ना, आकलन दे रहे थे, जितनी एजेंसियां थी, मीडिया की भी सारी एजेंसियां थी, वो चलो मान लो फेल हो गई, आप अपना बताओ। आप नहीं, मैं एक मिनट ना, मेरी बात शुरुआत है अभी तो अभी ना रोको। आप ऐसे रोकोगे तो फिर काम कैसे होगा। नहीं, आज मत रोको मुझे, ठीक है, मैं आपको हाँ बिल्कुल मत रोको। आज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितनी एजेंसियां थी वो सभी की सभी एक तरफ आप उनका आकलन अगर करें, और हम पूरे जब से बीजेपी सत्ता में आई है अगर उसका भी आकलन करें, तो ये फेल क्यों हो रही है सारी की सारी काउंटिंग एजेंसियां। इनके ऊपर भी तो सोच विचार करो आप। ये तो सोचो कि आप सोचते कुछ हो और होता कुछ है, इसका क्या कारण है। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा। अभी हम भी समीक्षा कर रहे हैं, आप भी समीक्षा करो। अगर आप सोचते हो कि कल सुबह जो है दिन होगा, तो वो दिन होता नहीं है, वो सुबह भी रात हो जाती है, तो कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। और ये बात जरूर है
कि जो हम अलग अलग डिस्कशन पे आए, छोटे छोटे पॉइंट्स पे आए, जो हमने सारे पॉइंट आपने भी पढ़े और मैं भी समझ रहा हूं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हरियाणा के ये कह रहे हैं हम 85 पार, तो ये किस बात पे दावा कर रहे हैं 85 पार का? पिछली बार भी इन्होंने दावा किया था 75 पार का, 40 पे रह गए थे, अब फिर 85 पार का दावा हो रहा है। इसके बारे में भी सोचो कि ये कहानी क्या है, ये बीजेपी के पीछे तंत्र कौन सा है जो इनको वोट बता देता है कि मेरे को इतनी वोट पड़नी है और हम इतनी सीटें लेके जाएंगे। अब सवाल कुछ ना कुछ तो रहा होगा, हम भी आकलन कर रहे हैं, आप भी करो। ठीक है। और दूसरी बात, हो सकता है कि ये अहंकार हो, और अहंकार है तो अहंकार कितना बड़ा है कि हम 3 स्टेटों में जीत गए तो हम हैट्रिक पार कहते हैं उसको। अरे भाई साहब, हैट्रिक किस चीज का है? हैट्रिक कहते हैं एक जगह से एक बार जीता, उसी जगह से दूसरी बार जीता, उसी जगह से तीसरी बार जीता तो हैट्रिक होता है। 3 स्टेटों में जीतने से हैट्रिक कैसे हुआ? आप समझाना मुझे। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया। ये रंजीता जी आपको समझाएंगी। ठीक है, बिल्कुल, ये समझाएंगी तो मुझे भी समझ आएगी कैसे समझाती हैं। लेकिन दूसरी बात, मैंने आपको कल की डिबेट में भी ये कहा था, जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है कि हम जो है धर्म जातियों में, हम हिंदू लोग धर्म जातियों में बंट रहे हैं। 82 करोड़ हिंदू वोटर्स धर्म जातियों में बंट करके हमारी वोट को डिवाइड किया जा रहा है, और डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है जैसे अंग्रेज किया करते थे। कौन बांट रहा है आपको? अब मैं यहाँ पर सवाल करूंगा, मैं सवाल करना आप, लेकिन मेरी बात पूरी होने दें। अरे सर, ये तो बांट कौन रहा है? देखिए, मैं तो पूरी कर लूं एक बार। पहला कमेंट मेरा ले ले। बीजेपी तो ये कहती है कि सारे, आप अलग बात कर रहे हो, आप तो बीजेपी पहला कमेंट सारे ले ले, पहला कमेंट ले, उसके बाद सभी लोग बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा। ठीक है। मैं ये कहता हूं कि बीजेपी जो है वो धर्म जातियों में पूरे देश को बांट रही है, अगर तभी तो ये दावा करते हैं, और 82 करोड़ हिंदुओं को बांटने का दावा करते हैं, तभी तो ये बात चल रही है ना। और दूसरी बात, हैट्रिक की बात भी मेरे को समझाएं। और ये गुजरात जो 12 साल मुख्यमंत्री रहे थे मोदी जी, और वहां पे क्या धर्म जातियों को कैसे बांटा था, इसका भी आंकलन चैनल करें और ये सोचें कि ये वहां पे क्या करके आए थे और कैसे मुख्यमंत्री बने रहे, और अब हम देश में क्या वही काम तो नहीं कर रहे। अब आपका देखिए फाइनल कमेंट, मैं आप ही को और मौका दे रहा हूं। अब छोटी सी बात, बीजेपी ये कह रही है कि भाई हमारी नजर में तो जाति सिर्फ अमीर और गरीब है। बीजेपी ये कह रही है, जात पात की बात तो कांग्रेस ने की है। बीजेपी ये कह रही है कि भाई सब एक हो जाओ, अमीरी गरीबी को जाति मानो। जातीय जनगणना की बात तो आपने शुरू की है। नासिर भाई, अगर हमने करी होती तो आप क्यों ये सारे अखबारों में आज लिखा हुआ है कि जनवरी के अंदर जो है राम मंदिर खुलेगा, उसका जो है हम ज्ञान जब राम मंदिर बना तो खुलेगा भी, उसका तो सही। नासिर भाई, सवाल पूछते हो जवाब लेते नहीं। सवाल पूछते हो जवाब नहीं लेते। मैं ये कह रहा हूं उसकी टाइमिंग जनवरी में क्यों है? अच्छा, इसका इसका जवाब दे देना। और फिर मैं दूसरी चीज और पूछता हूं, जो अभी तक किया है हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट मुद्दा किसके टाइम पे आया? हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट मुद्दा किसके टाइम पे आया? राजपूत वर्सेस गुज्जर मुद्दा किस टाइम पे आया? और नू में जो मुस्लिम वर्सेस हिंदू करने की कोशिश की वो क्यों आई और किसके टाइम पे आई? इन 9 सालों में ही क्यों आई? ठीक है सर, इस बात का तो जवाब यही देंगे ना, हम कैसे देंगे? रंजीता मेहता जी, हिंदुओं को आप बांट रहे हैं, वो आपने सवाल सुना। हैट्रिक का मतलब क्या, ये हैट्रिक कैसे हो गई वो आप समझाइए, और बाकी सवाल आपने सुने केवल डिंगरा जी के। नसीर, मुझे लगता है आज बीटेक मल्लम और बीटेक लोशन का जो सेल है वो बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं जरूरत है काफी लोगों को लगाने के लिए। आज दर्द झलक रहा है उनकी बातों में, क्योंकि हमने खोली थी मोहब्बत की दुकान और हम बेच रहे थे नफरत का सामान। क्योंकि पिट गया है राहुल जी का अभिमान और फेल हो गया है एग्जिट पोलों का अनुमान। क्योंकि मेरे देश ने बढ़ा दिया है मोदी जी का मान। आज जहां से सब लोगों की उम्मीद खत्म होती है, वहां पर हमारे मोदी जी की गारंटी शुरू होती है, और लोगों को मोदी जी की गारंटी चाहिए। आज कभी हिंदू वर्सेस मुसलमान की बात करते हैं, कभी जाट वर्सेस नॉन जाट की बात करते हैं। जनाब, मैं पहले भी कहकर आई हूं 3 साल पहले, और आज भी कह रही हूं, आपको जरूरत है हुड्डा वर्सेस शैलजा की, आपको जरूरत है शैलजा वर्सेस सुरजेवाला तो की, इलेक्शन नहीं आया मैडम, जरूरत है समीक्षा करने की। सवाल तो इलेक्शन की हो रही है, आप हुड्डा वर्सेस के ऊपर केवल जी, आंतरिक लड़ाइयाँ, केवल जी, आपकी आंतरिक जो लड़ाइयाँ हरियाणा की बात कहाँ से आ गई? चलिए अब हरियाणा भी लिया, चलिए कुछ जवाब आने दीजिए। आप बोल रहे हैं केवल जी, आपकी बारे में बिल्कुल नहीं बोली। तो आप जाट वर्सेस नॉन जाट, आप फिर किस बात के लिए बात कर रहे हैं? जाट वर्सेस नॉन जाट हरियाणा की बात नहीं है। तो आप जातियों के नाम पर जितना अपने कीचड़ आज तक उछाला है, उतनी बार ही कमल खिल कर आया है।
दिक्कत आप लोगों की ये है कि आप अपनी हर जगह पर आंतरिक लड़ाइयां ना देखकर आप समीक्षा करने की बजाय कीचड़ फेंकते हैं बड़े नेताओं के ऊपर और उतना ही कमल खिलता है। अगर आज राजस्थान की मैं बात करती हूं, वहां पर आपके दो मालियों ने एक फूल को कैसे रौंदा है ये किसी से छुपा नहीं है। दोनों पायलट एक स्टीयरिंग को कहां घुमा रहे थे जिसकी वजह से स्टीयरिंग टूट गया। इस बात की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है आपको। छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोग अपने बलबूते के ऊपर दोबारा रिपीट नहीं कर पाते, इसके ऊपर समीक्षा करने की जरूरत है आपको। एमपी में 20 साल से हमारी सरकार है, उसके बावजूद एंटी इनकम्पेंसी होने के बावजूद हम पहले से उछल कर अपनी सीटें लेते हैं, तो आपको इसके ऊपर समीक्षा करने की जरूरत है। रंजिता जी, इसमें मैं अब देखिए, क्योंकि मैंने उन्हें बीच में उनसे भी एक सवाल किया था, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, एक बात और आई है जो आपने जीत की हैट्रिक लगाएंगे, 85 पार का नारा है, तो ये कह रहे हैं कि ये अहंकार है या फिर कोई तंत्र है जो 85 पार का नारा दिया जा रहा है कि कौन बता जाता है कि 85 पार ही जाएंगे। उनको ये शक भी हो रहा है। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ नासिर, दिक्कत क्या है कि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 85 पार का नारा हरियाणा में हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हरियाणा में हमने काम किया है, हरियाणा में हमने विकास किया है। आज अगर मैं बात करती हूँ हरियाणा में, तो मेडिकल कॉलेजेस से लेकर एम्स से लेकर यूनिवर्सिटी से लेकर IIT से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जैसे बढ़ोतरी हुई है वैसे ही बढ़ोतरी हमारे हरियाणा के अंदर हुई है। मैं आपको गिनती बस गिना सकती हूँ कि किस लिए हम 85 पार जाएंगे। 14 फसलों को हम खरीद, मैं ढींगरा जी एक ही चीज को बताऊंगी, सुनिए आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए। मैं आपको वैसे इतना भी नहीं, हमें ऊपर हम 14 फसलें की खरीद कर रहे हैं, इसलिए हम 85 पार जाएंगे। सबसे पहले फसलों की भवंतर भरपाई योजना हमने शुरू, लेकिन रंजिता जी 75 पार वाला नारा तो फेल हो गया था पिछली बार चुनाव में, 40 पर सिमट गए थे, इसलिए हम 85 पार जाएंगे। सर मैं यही तो कह रही हूँ, ये 75 पे अगर कहते हैं कि हम 40 पे सिमट जाते हैं तो 85 के बाद हम 55 पे सिमट जाएंगे। सरकार तो हमारी बनाए, क्या बात है, ये अच्छा, ये अच्छा तरीका। बार-बार ये कहकर कि आपका नारा मतलब जीत की हैट्रिक तो लगी जाएगी ना केवल ढींगरा जी, ठीक है। मतलब फिर 55 नहीं बोलना, हमने 85 बोलना है, लोगों को भरमाना है। 55 हमने लोगों को मूर्ख बनाना है ना, हैट्रिक तो हम लगाएंगे 55 सीटों से। फिर हमने लोगों को मूर्ख बनाना है, 85 बोलेंगे तो 55 आ जाएंगी। लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आते हैं क्या? जानकारी दो ना, बताइए ना कहाँ खोल ले आपने मेडिकल कॉलेज। केवल ढींगरा जी जितनी बार आप बोलेंगे एक सांस नहीं लेने दूंगी, चिंता मत कीजिए। चलिए मेडिकल कॉलेज बता दो कहाँ है। अब ठीक है रंजिता जी, जो आपका पहला कमेंट है मैम वो तो ठीक है, मेडिकल कॉलेज कहाँ है? मैं दोबारा आऊंगा, मैं पहले एक बार रंजिता जी एक बार सारे पैनलिस्ट का एक कमेंट। रजत पंजटा जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है ये जो चुनाव का नतीजा है, बीजेपी हैट्रिक देश में भी लगाएगी, हरियाणा में भी लगाएगी? बीच में बोलूंगी मैं, मुझे रोकिएगा। मैं फिर दोबारा आपके पास आता हूं। और 85 पार का नारा, और इस बार रंजिता जी ने भी कह दिया कि जब 85 पार का दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कहीं कमी रहेगी, लेकिन 55 पे आएंगे तो हैट्रिक तो लगी जाएगी जीत की। नहीं देखिए नासिर जी, मुझे लगता है कि और पीएम मोदी का चेहरा और उनका मैजिक, और उसका तो कोई किसी के पास तोड़ भी नहीं है। नहीं देखिए ऐसे नहीं चलती है दुनिया। कल क्या हो जाए राजनीति के अंदर कुछ नहीं पता, ऐसे कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपने मोदी जी का नाम ले ही दिया है तो मैं मोदी जी की बात से ही शुरुआत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी स्टेटमेंट देने से पहले कम से कम अपने मोदी जी की कही हुई बात का, क्योंकि अगर यही नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा। मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं कोई कभी भविष्यवाणी नहीं करता कि क्या होगा कल को, कौन जीतेगा, क्या सीट आएगी, कुछ नहीं। अगर किसी ने ध्यान से उनका भाषण सुना हो तो ये उनको सीखना चाहिए। जब वो खुद नहीं कोई भविष्यवाणी करते तो ये हरियाणा के नेता किस आधार के ऊपर, पहले तो आधार जरूरी है, किस आधार के ऊपर। ठीक है, ये चुनाव के नतीजे जैसे भी आए हैं उसके लिए भाजपा को हम बधाई देते हैं, अगर ये फेयर तरीके से आए हैं। कोई इसमें अनफेयर प्रैक्टिस हुई है, कोई रिगिंग हुई है, वो बात अलग है, वो मुद्दा अलग है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है? जी मध्य प्रदेश के देखिए, आप सारे राज्यों के चुनाव देखिए। आप अगर तेलंगाना में एंटी इनकम्पेंसी है तो सरकार बदलती है, राजस्थान में एंटी इनकम्पेंसी है 5 साल की सिर्फ, सरकार बदलती है। छत्तीसगढ़ के अंदर एंटी इनकम्पेंसी है, सरकार बदलती है। मध्य प्रदेश में 10 साल की एंटी इनकम्पेंसी है और 100 सीटों का डिफरेंस, 100 सीटों का डिफरेंस। जैसे मध्य प्रदेश में आज तक के इतिहास में इतना वोट परसेंटेज और इतना बड़ा मार्जिन
वो भी 10 साल की। ये पूरे देश में एक मॉडल है स्टडी करने के लिए, पूरे देश में एक मॉडल है। मैं और जगहों का नहीं कोई टिप्पणी कर रहा, मैं आप बधाई भी दे रहा हूं भाजपा को, ठीक है, मैं मध्य प्रदेश के लिए भी दे रहा हूं, और छोड़िए। लेकिन ये एक कहते हैं ना, जो बड़े बड़े चाणक्य हैं राजनीति के, ये उनके लिए भी एक स्टडी का मॉडल है कि ये मध्य प्रदेश में सब कह रहे हैं आखिर हुआ क्या। अच्छा, इसमें मैं आपसे कांग्रेस के लिए भी एक कमेंट चाहूंगा कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश को भांपने में नाकाम हो गई? क्या मध्य प्रदेश को लेकर, अपने साथियों को लेकर कांग्रेस, जैसे अखिलेश यादव का काफी बयान था, या और भी जो पार्टियां थी, तो उनको साथ लेकर भी चलना चाहिए था कि यहाँ पर कांग्रेस को भी कांग्रेस से चूक हो गई, या फिर कांग्रेस को लेकर भी अखिलेश यादव ने कह दिया कि अहंकार में धोखा दिया है हमें? देखिए, मध्य प्रदेश में एक फैक्टर नहीं नासिर जी, बहुत सारे फैक्टर रहे हैं। देखिए, चाहे इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की अंदरूनी कला, लेकिन वो कर्नाटक में भी थी। अगर हम चलो मान लें, हर जगह रहती है, हरियाणा में भी बहुत ज्यादा है। हाँ। लेकिन वहां अलग अलग फैक्टर्स ये हैं कि देखिए, जातिवाद का तो, जातिगत समीकरण तो वहां हमेशा रहता है। लेकिन जैसे इंडिया अलायंस के जो और घटक दल हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का भी लड़ना जी, आम आदमी पार्टी का भी लड़ना जी, साथ हैं ये, मगर एक दूसरे का ही नुकसान किया इन्होंने। जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का कितना भारी नुकसान किया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका अध्ययन होना राजनीति के अंदर बहुत जरूरी है। देखिए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो बढ़िया है जो भी रिजल्ट आ रहा है। हम वहां चुनाव नहीं लड़ रहे थे, चुनाव लड़ रही नहीं। अगर 85 पार की बात होगी तो फिर आप भी कहीं नहीं मिलोगे। नहीं। हमसे पहले तो जो जजपा के 10 एमएलए में से 5 कहां गए और 45 इनको हैं, तो 130 एमएलए चाहिए। देखिए, 45 पे जजपा बोल रही है। हाँ। जैसे कि इनके नेता बोलते आए राजस्थान में कि चाबी, तो 85 पार हो सकता है, जजपा और गठबंधन दोनों के मिलकर आ जाएंगे। नहीं, आप सुनिए प्लीज। हाँ। ऐसे ना देखिए, अनिल विज ने कितना प्यारी बात अभी बोली है। हाँ। जमानत जब्त पार्टी, अगर अनिल विज जी खुद बोल रहे हैं। हाँ। और इनके नेताओं ने कब कहा कि 85 का नारा, नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि भाई 85 पार उनका नारा है। हाँ। जजपा नहीं है। लेकिन जजपा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इनके नेताओं ने क्लेम किया, क्या क्लेम किया, कि राजस्थान की चाबी हमारे पास होगी। हाँ। नोटा से भी कम वोट है इनके पास। अच्छा। केवल 0.1% वोट आए हैं इनके, और बातें करते हैं कि हम राजस्थान की चाबी भी रखेंगे, हरियाणा की भी रखेंगे। मैं एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूं। अभी तो मुझे ये थोड़ा, यहाँ जजपा के प्रवक्ता अभी तो ये भी कह सकते हैं कि देश की जो चाबी है वो मोदी जी को हमसे लेनी पड़ेगी, ये भी कह सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, विवेक चौधरी जी, एक तो बड़ा चर्चाओं में आज अनिल विज जी का कमेंट, समझ में नहीं आया कि बोल किसको रहे हैं वो। जमानत जब्त पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है जेजेपी। एक तो इस सवाल का जवाब, और दूसरी बात ये कि जो 85 पार का नारा बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, उसमें आप भी हैं क्या? नासिर भाई, अनिल विज जी का जहां तक सवाल आपने किया, अनिल विज जी के सवाल का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता। बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे कि क्या उन्होंने कहा है और किस तरह कहा है। आपकी इजाजत हो तो सिर्फ इसी बात को मैं एक दो लाइन में जान लूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। रंजिता मेहता जी, जी, जेजेपी जमानत जब्त पार्टी, आम आदमी बन गई है जेजेपी जमानत जब्त पार्टी, क्या ये जेजेपी पर भी निशाना है? इशारों में कह दिया सब कुछ। देखिए, उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना लगाया है। आम आदमी पार्टी जो अपने आप को एक बहुत ही स्मारका पार्टी समझना शुरू हो गई थी, वहां पर 0.1%, 0.5%, 0.9% वोट लेकर अपनी इनकी सिक्योरिटी भी जब्त हुई है। आज इनको अपनी पोजीशन और अपनी औकात पता चल गई है। बड़े बड़े सपने देख रहे थे, आज दिल्ली और पंजाब के अंदर सरकार बनाकर ये सोच रहे थे कि हम पता नहीं कहाँ फैलेंगे। उनके लिए उन्होंने कहा है कि उनकी जमानतें जब्त हुई हैं, वो जमानत जब्त पार्टी बन गई है। उसका शॉर्ट फॉर्म उन्होंने जेजेपी कहा है। उन्होंने जेजेपी, जो जेजेपी का फुल फॉर्म है, उसके साथ इसको रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है जी, विवेक चौधरी जी उसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन अब अनिल विज जी के दिल में क्या था वो वही जाने, वो कभी उनसे मुलाकात होगी तो पूछना पड़ेगा जी। कुछ भी बोल सकते थे, जेजेपी को छोड़ के कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन वो हाँ, ये और कुछ भी बोल सकते थे, कुछ भी बोल सकते। मेरे भाई रजत जी, आपकी बारी में मैं नहीं बोल रहा। वो ये भी कह सकते थे कि आम आदमी पार्टी बन गई है कांग्रेस, कहीं भी कुछ नहीं रहा। नहीं, जमानत जब्त पार्टी, उन्होंने जेजेपी भी बोला है। जमानत जब्त उनका सोच है, उन्होंने क्या उस टाइम पे कहा। लेकिन सबको ये लग रहा है कि इशारों में निशाना आप पर था, यानी जेजेपी पर था। चलिए, मैं तो ये कहता हूँ जो उन्होंने कहा वो बीजेपी के प्रवक्ता ने जवाब दे दिया।
आपने एक बात कही, मैं अभी सुन रहा था, इन लोग के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि जेजेपी ऐसे कर रही है, जेजेपी वैसे कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी, अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, कोई भी पार्टी, या इनेलो की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, पहले दिन तो सफल नहीं होगी। सभी पार्टियों को टाइम लगा। हमारा एक बूथ एजेंट वहां नहीं था, हमने फिर भी वहां पे मजबूती से चुनाव लड़ने का काम किया और एक स्ट्रक्चर वहां खड़ा किया, हमारी पार्टी का संगठन वहां खड़ा हुआ और आगे आने वाले टाइम में और मजबूती से लड़ेंगे। बात आज वो कर रहे हैं, हारा वो जो लड़ा नहीं। आज बात वो कर रहे हैं यहाँ बैठ के जो अपने आप को ताऊ देवीलाल के वंशज बताते हैं, पर वहां राजस्थान में, अरे वहां जाके आपने उनका नाम राजस्थान में जाके जी उन्हें थोड़ा उनका देखिए पूरी जिस बात दल उनकी को पूरी होनी हमेशा चाहिए। कोसने अभी शुरुआत में बहस नहीं, उसी दल का अभी प्रचार करते हैं। ठीक है, बोलिए विवेक जी। आज यहाँ बैठ के तो कोस रहे हैं, यहाँ बैठ के इनके प्रवक्ता बारी बारी कहते हैं बीजेपी ऐसे बीजेपी वैसे। क्यों गए फिर अभय सिंह जी प्रचार करने बीजेपी के कैंडिडेट अच्छा का? आज के दिन ये आप बातें राजस्थान बैठ गए के थे अभय जी करेंगे। बीजेपी के कैंडिडेट हरियाणा के लिए में प्रचार बीजेपी करने। बुरी है, वहां बीजेपी अच्छी हो गई। पूछिए, ना गए हो बीजेपी का प्रचार करने इनके अभय सिंह जी? रजत पंजेटा जी नहीं, ये जो बात कर रहे हैं ये सीधी सीधी बात कर रहे हैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। बताइए उस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलावा कहां गए आप? बताइए तो। किसका प्रचार करने गए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में? अरे कोई किसी की कौन सी रिश्तेदार, पार्टी का कैंडिडेट था? किस पार्टी का कैंडिडेट था? ये दोगला रवैया छोड़िए, किस पार्टी का कैंडिडेट था आप बताइए, जनता को पता लगना चाहिए। आप सीधा सीधा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं जो कि मैं एक कैंडिडेट की बात कर रहा हूं जो राजस्थान चुनाव में चुनाव लड़ रहा था। वो किस पार्टी का था जिसका चुनाव प्रचार करने पर्सनल भी अभय सिंह जी गए थे? मैं बता तो रहा हूं आपको, वो अपने पर्सनल कौन सी पार्टी का था? सुनिए, आप पर्सनल उसके अंदर जा रहे हैं और सीधा सीधा रिश्तेदारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप नहीं, आप पर्सनल में नहीं जा रहे। आप जेजेपी के बारे कुछ भी कह रहे हैं। आप कहना एक विधायक की पार्टी और बोलते हुए देखते नहीं। हमें तो कह रहे हैं, हमने तो चुनाव लड़ा। आप में इतना वो था, आप भी लड़ लेते, चले जाते राजस्थान में। वैसे तो कहते हैं ताऊ देवीलाल के वंशज हैं। ताऊ देवीलाल जब सीकर से चुनाव लड़े थे, देश के उप प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम नहीं आपको याद आया? आज हम ताऊ देवीलाल की विचारधारा को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने तोड़ी 2019 में चुनावी प्रचार की शुरुआत 2018 में आपने शुरुआत करी। बोलते हैं 2018 बीजेपी के वहां प्रचार जब करते हैं, यहाँ सीकर से बीजेपी को चुनाव कोसने लड़ा का काम करते हैं। क्यों नहीं आप बताइए आपके नेता की उम्र क्या थी तब? कहां थे वो लोग? आपके नेता? अरे 2018 से पहले कहां थे आप लोग? करके आए 2018 से पहले कहां थे आप लोग? पैदा भी हुए थे क्या? अभिषेक मटोरिया कौन है? कौन सी पार्टी के कैंडिडेट थे? अभिषेक मटोरिया अभय सिंह जी के साले हैं, ब्रदर इन लॉ हैं। कौन सी पार्टी के कैंडिडेट थे? भाजपा के कैंडिडेट थे। तो क्या है इसमें? फिर भाजपा का प्रचार करके है ना। अरे तो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया ना। एक पर्सनल मान के आए कि नहीं मान के आए? आप पर्सनल जा रहे हैं इतना, रिश्तेदारी आपसे उम्मीद, पर्सनल मैं नहीं जा रहा। अपना जवाब दो, अपना जवाब दो। जननायक जनता विवेक चौधरी, आप जैसा व्यक्ति जितना गिर सकता है। रजत पंजेटा जी, एक मिनट विवेक चौधरी जी, मैं आ रहा हूं सर। अब वो जो सवाल था, लेकिन रजत पंजेटा जी एक और बात कि ठीक है रिश्तेदारी है, लेकिन वोट तो बीजेपी के लिए जिताने के लिए मांगा होगा उन्होंने। देखिए कि बीजेपी के इस कैंडिडेट को जिताइए। देखिए इसमें कोई छुपाने वाली बात है क्या? किसी की कोई रिश्तेदारी है, कोई पर्सनल ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। अगर पर्सनल ऑब्लिगेशन की कैपेसिटी के अंदर गए हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए हैं वो, तो वो उनकी पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं। ये कोई छुपा रखी है हमने कहीं बात? ये हर बार इनके नेता बोलते हैं। इनको छोड़ो, अजय सिंह चौटाला जी बोल चुके हैं। ये एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेंगे? खुद लड़ने गए, खुद हार का मुंह सामना किया, 0.1% वोट आई, चाबी का दावा इन्होंने किया, सरकार बनाने का दावा इन्होंने किया। अपने जवाब नहीं दे रहे, अपने जवाब नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ अपने जवाब देने की बजाय बताइए ना आपने क्या किया? अपने आप वैसे तो बीजेपी को पानी पी पी के कोसते हैं, वहां जाके बीजेपी का प्रचार करते हैं। तो हम तो लड़े हैं, अरे और भैया, मजबूती से लड़े हैं, ठीक है। आगे भी लड़ेंगे। मैं आता हूं। आप क्यों नहीं निकल पाए? अब चलिए, मैं अभी आऊंगा आपके पास दोबारा से। आम आदमी पार्टी से नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। नरेश शर्मा जी,
ये जो चुनाव हुआ है 3 राज्यों में, और इस चुनाव के 5 राज्यों में, और जो इसका रिजल्ट आया 3 राज्यों में बीजेपी, 1 में कांग्रेस, इसके बाद इंडिया गठबंधन को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात आपको लेकर जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा कटाक्ष किया है कि ये तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जमानत जब्त पार्टी है, आम आदमी पार्टी तो जेजेपी बन गई है। तो आप लोगों को भी क्या अलग अलग राज्यों में जाकर अपने आप को आजमाने की जो कोशिश होती है उसमें वो गलतफहमी होती है, या फिर वो कोशिश सबको करनी चाहिए? दूसरी तरफ ले जाता जी। नासिर जी, जो भी पहली बात तो एक जो जनता जनार्दन ने जो भी आपने देखिए मैंडेट दिया किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी के लिए चाहे कांग्रेस के लिए, उसका हम सम्मान करते हैं और जनता सर्वोपरि है। और आपने एक बात कही कि अनिल विज जी कमेंट कर रहे हैं, पहले तो बुढ़ापे में सठिया रहे हैं, उन्हें कब चलिए इस तरह का आप ऐसा शब्द इस्तेमाल ना करें आप। हाँ, ये तो नहीं बता रहे हैं ना, जब वो कह सकते हैं किसी पार्टी के लिए कि जमात पार्टी, उनको ये नहीं पता देश की सबसे जल्दी अच्छे पार्टी वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। 2 सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है, जिसके अंदर माननीय मोदी जी के जितने भी मंत्री थे रोड पे ला दिए उन्होंने कि जब आप दिल्ली के अंदर आए थे चुनाव के अंदर, तो आप वहां पे क्या हुआ, आपके गृह मंत्री वोट मांग रहे थे, यहाँ पे रोड के ऊपर वोट मांग रहे थे। आपने पंजाब के अंदर भी वहां पे आपकी जमानत जब्त नहीं हुई, तो पंजाब के अंदर जमानत जब्त पार्टी क्यों नहीं कहते? तो वहां पे आपकी जमानत जब्त पार्टी नहीं है। अनिल जी को जाके बोलिए पंजाब के अंदर देख ले। आप नरेश शर्मा जी, मैं बस मैं आपसे, आप ये कह रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी को नहीं कह रहे थे, दरअसल वो इशारों में जेजेपी को कह रहे थे राजस्थान के लिहाज से। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने कभी कह दिया कि जेजेपी को कह रहे थे, कभी आम आदमी पार्टी नहीं, उन्होंने तो कहा आम आदमी पार्टी को कह रहे थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि नाम आपका लिया लेकिन निशाना जेजेपी थी? ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस ना। आप कह रहे हैं कि आप जो मोदी की गारंटी का गिना दूं जी। आज मोदी जी ने जब पहली बार 2014 में आए थे कि दाऊद में 15 दिन में लेकर अब तक वो गारंटी पूरी हुई। नीरव मोदी को, दाऊद को और जो आपके माल्या को लेके आने के लिए अब तक वो गारंटी पूरी हुई। मोदी जी की बुलेट ट्रेन की गारंटी पूरी हुई, आज तक अब करने की गारंटी पूरी हुई। आपने देखा कि दंतेवाड़ा के अंदर लोग मरे, हमारे पुलवामा में अटैक हुआ, ये आपको फिर रोजगारी की गारंटी खत्म हुई, रोजगार देने की गारंटी खत्म हुई उनकी। परिवारवाद की जो राजनीति करते थे, जिसके आज केंद्र के 10 से बड़े मंत्री हैं, परिवारवाद के ऊपर जो ऑब्जेक्शन उठाते थे उसकी गारंटी क्या परिवारवाद की? आप देखिए बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं उसके अंदर परिवारवाद है, उसके अंदर गारंटी किसानों के लिए अब तक पूरी करी। काला धन लाने की गारंटी थी, वो पूरी हुई। गोद लिए जो दिए गए थे गोद, आज तक उनको पता नहीं वो अनाज खड़े हैं, उसकी गारंटी पूरी हुई। आपको पता है स्मार्ट सिटी के लिए बोले गए थे, आज देश के अंदर कितने स्मार्ट सिटी की गारंटी पूरी हुई। आपको पता है कि हर गरीब को हर एक घर देने की गारंटी पूरी हुई। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो हैट्रिक लगाना और ये 85 पार का नारा एक मतलब ऐसे ही कह दी गई है, हवा में कह दी गई बात है, बीजेपी दोबारा से देश में सत्ता में नहीं आएगी? नासिर जी एक बात बताइए कि जो पिछली बार स्टंप होते थे खुद बचे थे, तब हो रखे थे और डीआरएस देना पड़ गया, जिससे जेजेपी के साथ में जो एक और जो कहते थे कि एक विकेट गिर गया, लंगड़ा के चल रहे थे, जिस पर बैट्स देना पड़ा इन्हें, साइड में रन का वो है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक टिप्पणी मैं आपसे कांग्रेस को लेकर भी करना चाहता हूं। आप कांग्रेस पर क्या कहेंगे, कांग्रेस की सार पर क्या कहेंगे और अपने इंडिया गठबंधन पर क्या कहेंगे? उस पर प्रभाव पड़ रहा है, उसमें भी बिखराव की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, बयान आ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही है कि मीटिंग हो रही, हमें बताया नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई धोखा दे दिया। आप भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते रहे, आपकी पार्टी के नेता भी। मैं केवल भाई हमारे साथ ही रहे हैं पहले भी पार्टी के अंदर। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने ओवर कॉन्फिडेंस में, आप देखिए कि मैं कहता हूं किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव राजनीति की बात की जाए तो ये जितने भी पुराने जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपने देखा कमलनाथ जी के ऊपर, आपने हर चुनाव कमलनाथ जी के ऊपर लड़ते आ रहे हैं। आपने राजस्थान के अंदर देखा कि राजस्थान के अंदर भी गहलोत जी के ऊपर चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो ये आपको राजनीति बदलनी पड़ेगी, युवाओं को साथ लेना पड़ेगा, युवाओं की राजनीति आपको करनी पड़ेगी। जैसे सचिन पायलट को दरकिनार किया गया, आपको युवा आगे लाने पड़ेंगे। ठीक है सर। ऐसे ही आपने देखा कि कांग्रेस जी को आपने दरकिनार की, और भी जो स्टेट है आपको युवाओं को जब। ठीक है सर जी, मैं आता हूं दोबारा। अब मैं उसी सिस्टम से केवल ढींगरा जी, आपने बहुत सारी बातें कही हार को लेकर, आपके सहयोगी भी कह रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में है, और दूसरे लोग भी कह रहे हैं, बहुत से राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि इस वक्त कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई थी कर्नाटक और हिमाचल जीतकर। दूसरी बात ये थी कि जो साथ में चल रहे थे उनको नकार दिया। आपने एक रणनीति नहीं बनाई राजस्थान में, आपको लगा कि भाई बीजेपी का सामना हम खुद कर लेंगे, अकेले कर लेंगे, वो ऐसा नहीं हो पाया।
नहीं देखिए, और हरियाणा में भी आपके पास मौका है कि सबको साथ में कर लें, तो आप यहां पर भी नहीं कर पा रहे। नहीं देखिए, अलग अलग मामला था। स्टेटों की बात अलग थी और सेंटर के जो लोकसभा के इलेक्शन है उसकी बात अलग थी। लोकसभा में इंडिया गठबंधन की बात थी और लोकसभा में इंडियन गठबंधन की ही बात की चर्चा चली थी, और लेकिन किसी को समझ नहीं आया होगा तो वो अलग मामला है। मैं कैसे समझाऊंगा ये? तो सर, ये इतनी बड़ी मीटिंग होती है, वहां पे कोई समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरह चुनाव लड़ेंगे, ये तो फिर और बड़ा फेलियर है। नासिर भाई मेरी बात सुने, आप समझे इस बात को। स्टेटों में हर बंदा अपने हिसाब से लड़ रहा था। आम आदमी पार्टी अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरीके से लड़ रही थी ना, हमारे अगेंस्ट ही लड़ रही थी। केवल ढींगरा जी कहीं की उसकी ईंट बात, कहीं दूसरी का बात रोड़ा। तो कोई बात भानुमति ने कुनबा चर्चा का जोड़ा। विषय नहीं था। इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया ठगबंधन इंडिया बना दिया गठबंधन की आपने। बात का मामला लोकसभा के लिए लेकिन था, इस चुनाव से लोकसभा के लिए बात केवल कर रहे ढींगरा हैं। जी, इस चुनाव के रिजल्ट इंडिया से ये भी गठबंधन एक नहीं, मिनट इंडिया ठगबंधन रंजिता जी, के इस लिए। चुनाव के रिजल्ट से ये भी क्लियर हो रहा है कि बीजेपी के सामने अगर कांग्रेस अकेले दम पर है तो मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तेलंगाना में BRS आपके सामने थे, इसलिए आप वहां पर जीत गए, बीजेपी के सामने आप हार गए। आपको एक बात बता देता हूं मैं, कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिली थी 2019 में और बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिली थी। और इंडिया गठबंधन, अब हम कह रहे हैं जो उस समय के अलग अलग दल थे, बड़े बड़े दल थे, इनको टोटल 32 करोड़ वोट मिली थी। अब 32 करोड़ और 12 करोड़ अगर आपस में प्लस होते हैं तो 44 करोड़ वर्सेस 22 करोड़, आप अंदाजा लगा लीजिए क्या आंकलन है उसका। ये इंडिया गठबंधन जब होगा लोकसभा के अंदर तो इनको पसीने तो अपने भी आ जाएंगे, और आ रखे हैं मोदी जी को पसीने। मोदी जी को समझ में आ रहा है ये बात। तभी तो मैं ये बात कह रहा हूँ कांग्रेस में कि जो ये इलेक्शन हुआ है इसके भाजपा की चलती है लहर, नेताओं का क्या गड़बड़ हुई है, भाजपा की चलती है लहर तो कांग्रेस पे ढहता है कहर। नहीं, गड़बड़ क्या हुई है? केवल ये क्या गड़बड़ हुई है? इसका आकलन जो सर्वे एजेंसियां हैं वो करें। हम तो अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कहां गड़बड़ हो सकती है, लेकिन सर्वे एजेंसियां भी इस बात की समीक्षा करें। आपके सर्वे फेल क्यों हो रहे हैं? बीजेपी के आते ही, मोदी जी के देश में आते ही सारी सर्वे एजेंसियां फेल क्यों हो रही है बार बार चुनावों में? इसका आकलन तो करोगे या नहीं करोगे? रंजिता जी, सर्वे एजेंसियां कहां गई? रंजिता मेहता जी, बिल्कुल, मतलब उन एजेंसियों पर, सर्वे पर आप लोगों का प्रभाव है, आप उनको बदलवा देते हैं, ये कह रहे हैं? हाँ। मैं कह तो रही हूँ, अभी तो ईवीएम आंटी बेचारी बख्शी गई, वो आ चुका है, ईवीएम आ चुका है, ईवीएम आना शुरू हो चुका है। ईवीएम की बात कोई नहीं मैं कर रहा, मैंने आपको पहले बताया। नहीं, केवल ढींगरा ने तो नहीं कही, लेकिन इन्हीं की पार्टी से और दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रही है। अपनी चादर उठाकर नहीं देखना और दूसरों को पीछे ढेरना है। कहाँ थी कांग्रेस? कभी भी इतने इलेक्शन हारने के बावजूद भी आज एक थी कांग्रेस की, आज कहा जा सकता है एक थी कांग्रेस, उसके बावजूद भी 1% भी इस चीज का मलाल नहीं है कि कीचड़ उछालते रहेंगे और कमल को खिलाते रहेंगे। लोग राहुल हमको हमेशा दुआएं देते हैं, गांधी जी के संविधान को निखार दिया है। आपको अपना शीर्षक बदलने की जरूरत है, आपको अपने सेनापति चुनने की जरूरत है, आपको जिलाध्यक्ष बनाने की जरूरत है, आपको मंडल अध्यक्ष बनाने की जरूरत है, आपको बूथ अध्यक्ष बनाने की जरूरत है, आपको परिवार बीजेपी है, सर्वे एजेंसियां, आपको क्षेत्र की जरूरत है, आपको आर्थिक लड़ाइयां खत्म करने की जरूरत है। आप अपने पिटोरा, जो आपका अपना किटोरा है, उसकी सफाई कीजिए। खत्म नहीं करेंगे तो शून्य। एक चीज ये भी आ रही थी, एक चीज, रंजिता जी, केवल ढींगरा जी, आप सर्वे एजेंसियों की बात कर रहे हैं, एक चीज ये भी आ रही थी कि जिस तरह की आप विकास की बात करते करते व्यक्तिगत टिप्पणियों पर जब पीएम मोदी के ऊपर आ गए और भी लोगों पर आ गए, बीजेपी पर आ गए, तो फिर उसका भी असर पड़ा है क्या? मोदी जी ने भी तो राहुल गांधी जी पे टिप्पणियां करी हैं, ये मूर्खों का सौदागर है, ये भी तो मोदी जी ने टिप्पणियां करी हैं। अगर एक लोगों ने, किसी ने एक बात कह दी और उसको मोदी जी ने, राहुल गांधी जी ने रिपीट कर दिया, लोगों ने कहा कोई बंदा पनौती है, एक बोल दिया और नाम लेके बोल दिया पब्लिक ने, और राहुल गांधी जी ने वो वर्ड को उसी वर्ड में सुन लिया
तो इसमें गलत बात क्या है? तो जो बीजेपी तो यही कह रही है कि जितना पीएम मोदी पर पीएम मोदी भी कह रहे हो, बीजेपी ये कह रही है कि जितना उन पर कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। मैंने कब कहा ये बात? मैंने कहा सर्वे एजेंसियां नासिर भाई डिबेट को दूसरी तरफ ले ठीक है सर। रंजीता जी एक मिनट आता हूं आपके पास। मेहता साहब का माइंड कुछ और है, मैं कुछ और बोल रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सर्वे एजेंसियों के आकलन 9 साल से फेल क्यों हो रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सर्वे एजेंसियां फेल हुई हैं, कांग्रेस तो फेल थी पहले से, सर्वे एजेंसियां फेल हो गई। आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं सर्वे एजेंसियां फेल क्यों हो रही हैं? मतलब सर्वे एजेंसियों ने गलत सर्वे कर लिया। तो ये पूछ रहा हूं। ठीक है, एक मिनट रजत पंजेटा जी, आप क्या इस तर्क से सहमत हैं कि सर्वे एजेंसियां फेल हो गई? ठीक है, अलग अलग आंकलन थे, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर, राजस्थान को लेकर तो एग्जिट पोल, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर तो एग्जिट पोल कुछ ऐसे ही थे। वो ठीक है, मध्य प्रदेश मेरी बारी है, आज पंजेटा जी की बारी मेरे बाद में आएगी। मेरी बारी है। आप बोल रहे थे रंजिता जी, आप बोलिए, चलिए जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आप। नासिर जी मेरी बारी को काट रहे हैं आप बोलिए। आप वैसे आप बहस शुरू हो गई थी तो मुझे लगा कि आपकी बारी आ चुकी है, आप बोलिए। हाँ, रंजीता जी बोलिए रंजीता जी, आप बोलिए। आपको बार बार केवल ढींगरा जी ठीकरा सर्विस पर फेंक रहे हैं, बार बार सर्वे एजेंसीज को कोसना, बार बार पार्टियों को कोसना। कांग्रेस पार्टी इस बात की समीक्षा ही नहीं कर पा रही है कि इनकी हार का कारण क्या है। कोसा मैंने इस चैनल पे बता दो, पर इनके सिर मुटाव किस चैनल पे किस पार्टी को कोसा मैंने तो कहा ही नहीं कुछ भी। मैंने कहा कि सर्वे एजेंसियों का मामला फेल हो रहा है। बीजेपी को लगातार कोस रहे हैं, बताइए। आप बीजेपी को लगातार कोस रहे हैं, आप मोदी जी को लगातार कोस रहे हैं। आप इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। भाई मैंने किसी को नहीं कोसा, नहीं है। आज आप जिस मेरे हाथ जुड़वा लो, मैंने किसी को नहीं कोसा भाई। फेल होने के लिए रिपोर्ट कार्ड राहुल गांधी जी का खराब होता है। आप बहुत जीनियस हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, मोदी जी की पार्टी बहुत बढ़िया है, मैं तो ये कह देता हूँ। और बोलो। अभी इन चुनावों के दौरान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी जी बोलते हुए नजर आए हैं कि भी हम राजस्थान से जा रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, हम मध्य प्रदेश से जा रहे हैं। और बाद में जब मीडिया वालों ने टोका तो उन्होंने कहा हाँ सॉरी मैं गलत बोल गया। तो उनको यही नहीं पता कि बोलना क्या है, वो देश को क्या चलाएंगे और बनाएंगे। आज सर्वे एजेंसियां फेल क्यों हो रही है? जवाब दीजिए ना कि उनको जो चिट पकड़ा दी जाती है, आप बताइए सर्वे एजेंसियां फेल क्यों हो रही है? अरे एजेंसियां फेल हुई है तो एजेंसी वालों से पूछो जनाब। जनता जनार्दन ने आपको फेल किया है, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने आपको फेल किया है, राजस्थान की जनता ने आपको फेल किया है, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको फेल किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको फेल किया है। आप अपने आप से अपनी पार्टी से पूछिए, आप बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? ये तो आप मुझे बताइए कि क्यों हो रही है सर, ये आप बताएं, आप पता लगाएं कि क्यों हो रही है। केवल रजत पंजेटा जी, चलिए सर अब आप थोड़ा सा रजत पंजेटा जी, कांग्रेस के नेताओं की तरफ से सर्वे एजेंसियों का जिक्र करना बार बार, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी कमियों पर कहीं पर्दा डाल रहे हैं? और आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, इसमें तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। सर्वे एजेंसीज की तो चलो ठीक है, जो भी एग्जिट पोल दिखा रहा था उसके अंदर निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ कांग्रेस को रिपीट दिखा रहा था और मध्य प्रदेश को भी क्लोज कंटेस्ट दिखा रहा था। और जहाँ तक राजस्थान में भी एक क्लोज कंटेस्ट बताया जा रहा था। अलग अलग है, सी वोटर है, एबीपी का है, चाणक्य है, अलग अलग की हैं सारी। हम भी बहुत क्लोजली स्टडी कर रहे थे क्योंकि राजनीति से जो भी जुड़ा है वो फॉलो तो करेगा क्या ट्रेंड चल रहा है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि कांग्रेस का इतना खराब प्रदर्शन अब जाके रहेगा, जब 9 साल की जब एंटी 10 साल ही लगा लीजिए, 3-4 महीने पड़े हैं। ठीक है। जब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है उस समय पे आम तौर पे ये देखा जाता है कि स्टेट्स जब इलेक्शन में जाती हैं तो सेंटर का भी एंटी इनकम्बेंसी आती है और स्टेट्स की मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब ये सर्वे एजेंसी वगैरह वो अलग विषय है, उस पर वो कांग्रेस समीक्षा करे। अब इस चुनाव का देश पर और हरियाणा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, प्रभाव का जहाँ तक है हरियाणा का, हमने ऐसी भी बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जिन स्टेट्स में कई बारी जो गवर्नमेंट करती है हार जाती है तो लोकसभा में जाके वो जीत जाती है, क्योंकि अभी समय है। अभी अप्रैल मई में इलेक्शन है, अप्रैल में ही हो जाएंगे। और हरियाणा के सीएम का तो बयान भी आ चुका है
कि लोकसभा और विधानसभा वो एक साथ कराने की उसमें है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो बात ये नहीं है, बात तो यहाँ सारे के सारे गणित फेल हो जाते हैं कि 10 साल की एक सब जगह एंटी इंकम्बेंसी है। आप देखिए बड़ा दिलचस्प है, तेलंगाना में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इवन मिजोरम में। लेकिन आप यहाँ जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में आपका वोट शेयर जो कभी बहुत ही ज्यादा वोट शेयर आया, 100 सीटों का मार्जिन है, मतलब इतनी करारी हार उमा भारती जी के टाइम से ले लीजिए, 85 से आप 5-5 साल लगाने शुरू कर दीजिए, ऐसा इतनी बुरी हार नहीं हुई कभी। लेकिन आपका जो मुख्य प्रश्न था, मुख्य प्रश्न आपका क्या था कि लोकसभा छोड़िए, विधानसभा में भी अगर कांग्रेस और पार्टियों के साथ मिलकर नहीं लड़ती तो अकेला बीजेपी का सामना नहीं कर सकती। हम 3 स्टेट्स में देखते हैं कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उनका वोट शेयर भी गिर रहा है और वोटें भी कम हो रही हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल की एंटी इंकम्बेंसी है, वोट शेयर भी बढ़ रहा है और वोट भी बढ़ रही है और 100 सीटों का मार्जिन है। ठीक है। तो ये अगर मध्य प्रदेश के अंदर है तो अगर एक संदेह की स्थिति है तो देखिए जो भी पार्टी की अगर आप कहते हैं, मैं खत्म कर रहा हूं नासिर, जल्दी से एक मुख्य प्रश्न, जब आपकी वोट इतनी मुझे सर वो मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश छोड़िए कोई और बात करें, बीजेपी की हैट्रिक और कांग्रेस के लिए मुश्किल है अब नहीं बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर अगर एकला चलो में तो बीजेपी को फायदा हुआ दिख भी रहा है। लेकिन एक मैं आपको बात खत्म कर रहा हूं, अगर आपकी वोट जो ईवीएम में है वही बैलेट पे है, मानते हैं आप फेयर है, तो ये डिबेट ही खत्म करिए ना, आप सीधा सीधा बैलेट से कराइए। वो तो आप लोग आवाज उठाएंगे ना सारी पार्टियां। मैं तो इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो ईवीएम में कोई नहीं, जब हार जाते नासिर जी नहीं मतलब मैं दूसरी पार्टियों की और नासिर जी आप गलत सेंस में ले रहे हैं। मैं ईवीएम का कसूर नहीं निकाल रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि ये संदेह की स्थिति जो ईवीएम पे बनी है ये खत्म हो जाएगी। जितनी जिसकी वोट है वो सारा बैलेट पे, तब तो नहीं कोई, देखिए बैलेट पे तो कोई संदेह नहीं है ना, ठीक है, बैलेट पे कोई संदेह। वो अखिलेश यादव कह भी चुके हैं, आज वो बयान आ गए। मैं आ रहा हूं रंजीता जी, आता हूं आपके पास। विवेक चौधरी जी, अब मेरा वो सवाल था, एक मूल प्रश्न था, पिछली बार आप जवाब नहीं दे पाए। जो 85 पार का नारा है बीजेपी का, उसमें जेजेपी भी शामिल है या सिर्फ बीजेपी का नारा है? बीजेपी अपने दम पर 85 पार, रंजीता जी जेजेपी है उसमें, बीजेपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया वो बीजेपी के लिए दिया। जननायक जनता पार्टी अपने स्तर पे अपना काम कर रही है और 90 की 90 विधानसभा और 10 की 10 लोकसभा लड़ने के लिए सक्षम है। आपका नारा क्या है इस बार? क्या होगा, गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा या बिना गठबंधन के चुनाव लड़ा जाएगा, दोनों ही परिस्थितियों के लिए जननायक जनता पार्टी तैयार है। हम तो मजबूती से पहले भी चुनाव लड़े हैं और आगे भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे राजस्थान का जिक्र हो चाहे हरियाणा का। यमुना पार करोगे कि साथी दल बन के लड़ोगे? अरे सुनने, आप अपना संगठन बना लीजिए पहले ढींगरा साहब, बाद में हमारे साथ बात करना। हमारे तो बूथ योद्धा बूथ सचिव दोनों बने हुए हैं, बूथ तक हमने अपना संगठन बना लिया। आपके पास संगठन नाम की चीज ही नहीं है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते थे 3 महीने में बन जाएगा, आपने टीवी पे बैठ के कहा 31 राजस्थान में 31 दिसंबर आ गई। अब राजस्थान में सत्ता की चाबी और 19 सीटों पर आपने कहा कि कुछ यहाँ पर क्या कमी रह गई आप, या आप ओवर कॉन्फिडेंट का शिकार हो गए थे राजस्थान के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नासिर भाई, हम मजबूती से चुनाव लड़े। जहां एक हमने पहल की, लोगों के बीच में गए, लोगों को मिले, लोगों ने अच्छा प्यार दिया। पहल तो चौधरी देवीलाल ने कर दी थी, हमें विश्वास है आपने कौन सी पहल करेंगे। और ठीक है सर, पहल तो चौधरी देवीलाल ने की थी। बीजेपी 85 पार जा रही है। नरेश शर्मा जी, आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, इन्होंने कौन सी पहल हरियाणा में? तो चौधरी देवीलाल ने की थी। इन्होंने कौन सी पहल हरियाणा में कहां पर खड़ी है? और क्या ये कर लेते हैं? क्या ये संभव है? बताइए, अभय सिंह चौटाला के ऊपर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, ठीक है सर, कार्रवाई तो विरोध करते हैं, वहां जाके बीजेपी का प्रचार करते हैं। हमारे नेताओं के ऊपर तो कार्रवाई कर दी थी, ये बता दो आपकी पार्टी अब कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए थे आप लोग, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास सरकार बनाने के लिए, और आपका बयान है आपके नेताओं का कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गए थे, क्या नहीं गए थे? सरकार बनाने गए थे। आपने कसम खाई बीजेपी से गठबंधन नहीं करोगे। आप भूपेंद्र हुड्डा के पास गए थे?
हमारी साइड ऊपरी करने चलिए से वो पहले कार्रवाई एक कमेंट नरेश शर्मा जी का। रजत जी एक मिनट सर, नरेश शर्मा जी क्या विश्वास तभी नहीं किया जनता ने राजस्थान की, क्योंकि जो अरे अपने परिवार अरे का आपके ऊपर विश्वास कर लिया, आप यहाँ बैठ के 0.1% वोट सिर्फ लेके बातें कर रहे हो, ये बता दो लोग कब दोगे। अब ऐसी चौटाला को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए विवेक पंडिता जी, अब वो कार्रवाई क्या होगी वो आप लोगों, एक मिनट, आम आदमी पार्टी नरेश शर्मा जी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस ये सब मिलकर लड़ेंगे तभी बीजेपी का सामना कर पाएंगे? नहीं नासिर जी, बात तो ये है कि ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि क्या कौन कैसे लड़ेगा। सबसे पहले कि कौन किसके साथ आप गठबंधन लोग में क्या जाता सलाह है देंगे वो सब अपनी शीर्ष पार्टियों नेतृत्व को? डिसाइड करेगा। और आम आदमी पार्टी हमने पहले ही डिसाइड कर दिया, आपने सुन लिया था अरविंद केजरीवाल जी को कि हमारा तीसरा स्टेट जिसको हम टारगेट कर रहे हैं हरियाणा है। उसके लिए हमने आपने देखा कि चुनाव के बाद भी हम हरियाणा में अपने संगठन विस्तार के लिए लगे रहे। हमने अपनी जो शपथ ग्रहण समारोह थे लोगों को जोड़ते रहे और उसकी हमारा अब जो है संगठन का कार्यवाही पूरी हो गई है। ठीक है। हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच जो है जनता के मुद्दे जो है एक्सेप्ट करेंगे कि जनता को, हरियाणा की जनता को एक्चुअल चाहिए क्या। हम लेकिन अपने जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं जिनके ठीक है। ऊपर हर बार चुनाव लड़ते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उसके ऊपर लड़ेंगे। ठीक है। और यही चीज, एक चीज और, रंजीता जी जो कह रहे थे परिवारवाद, उनका परिवारवाद मैं याद दिलाता हूँ कि बीजेपी का परिवारवाद क्या है। आपको पता है राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह वो परिवारवाद नहीं है, पीके धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर वो परिवारवाद नहीं है, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सर, सिंह अब वो वो अब ये वो बहुत- परिवारवाद नहीं है, मेनका गांधी के वरुण गांधी वो परिवारवाद नहीं है, यशवंत सिन्हा के जयंत सिन्हा ठीक वो है सर, परिवारवाद नहीं है, आप ये तो अब ये सबको पता है, परिवारवाद नहीं है, रमन सिंह का अभिषेक सिंह, एक मिनट सुन लीजिए, ये परिवारवाद गिना रहा हूं मैं, उनका परिवारवाद बहुत पसंद है। मोदी जी उस पे परिवारवाद पे आज ये नहीं बोलते हैं कि ये परिवारवाद कहां से आ रहा है। साहिब सिंह वर्मा का प्रवेश वर्मा वो परिवारवाद नहीं है, चरतीलाल गोयल का विजय गोयल थे, प्रमोद महाजन का पूनम महाजन ये परिवारवाद नहीं ठीक है सर, ठीक है सर, परिवारवाद को तो लेकर कोई पार्टी कह ही नहीं सकती, सब पार्टियों में परिवारवाद है, सभी अपने अपने हिसाब से चाहते हैं, वो दूसरों पर निशाना बहुत साधते अच्छी बात हैं। है, अब ये आपका मैं बहुत सम्मान कहता हूं कि आप जो है मोदी जी कहते हैं परिवारवाद के लिए, आपने बहुत अच्छा, आपने खुद जवाब दे दिया इनको, परिवारवाद की राजनीति ये कहते हैं जो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नारे दावे सभी के हैं, रंजीता मेहता जी, केवल ढिंगरा जी, विवेक चौधरी जी, नरेश शर्मा जी, रजत पंडिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है हरियाणा में भी और देश में भी। विपक्षी दल ये कह रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि हर चुनाव का माहौल अलग होता है, ऐसा नहीं होने वाला। एक दूसरे पर जमकर वार किए जा रहे हैं और 24 को लेकर अब और तीखे वार शुरू हो जाएंगे, ये हमें देखने को मिलेगा। तैयारी के साथ ही चीजें आगे बढ़ रही हैं और इन राज्यों के चुनाव के नतीजों ने देश के सियासी माहौल को और ज्यादा तेज कर दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर, कांग्रेस को लेकर बहुत सारी चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं। आप बने रहे खबरों अभी तक के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी है।